कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, एक बार स्वागत अभिनंदन आप सभी का। भैया बहन, मैंने प्रथम विश्व युद्ध आपको पहले पढ़ा दिया था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो उस पाठ के प्रश्नोत्तर छूटे हुए हैं। तो आइए हम सामाजिक विज्ञान में निकालें इतिहास। इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध अध्याय 7 होगा, देखिएगा उसमें अध्याय 7 प्रथम विश्व युद्ध। ये पाठ मैंने पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया, समझा दिया था। यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक आपका 82 पुस्तक निकालिएगा और वहाँ से पीछे जो प्रश्नोत्तर है वहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ, पृष्ठ क्रमांक 98। तो प्रथम विश्व युद्ध, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलूँ उस पाठ के प्रश्नोत्तर पर। यहाँ पर भैया बहनों देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, सैन्यवाद का लोगों के जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वो प्रश्न कह रहा है। तो भैया बहनों हम देखते हैं सैन्यवाद का लोगों के जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सैन्यवाद अति राष्ट्रवादी भावनाओं का परिणाम है भैया बहनों। इसमें सैनिक मनोदशा का विकास होता है। सैन्यवाद लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। लोगों की राज्य की नीतियों को आंख मूंद कर मानने के लिए बाध्य करता है। अर्थात सैन्यवाद में लोगों को अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं होता है। उसमें सरकार के आदेशों का बहुत कठोरतापूर्वक पालन करना होता है। सैन्यवाद में जो नियम जो कानून बनाए जाते हैं, सरकार ने जो नियम कानून बना दिया है उसका आपको पालन करना ही होगा। उसमें आप अपना विचार या अपनी राय नहीं दे सकते। इस तरीके से सैन्यवाद में नियम और कानून बहुत कठोर होते हैं और उनका पालन करना प्रजा का नैतिक दायित्व और कर्तव्य माना जाता है। तो सैन्यवाद में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अति राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। युद्ध और सैनिक शस्त्र निर्माण, इस पर शासन का, सरकार का पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित रहता है और वहाँ के लोगों को शासन के उन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सैन्यवाद का लोगों के जीवन पर, विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसमें लोग अपनी राय, अपनी विचार नहीं दे सकते। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखिएगा, औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध आप देखते हैं, विस्तार से चर्चा कर लिखें। तो भैया बहनों हमने देखा औद्योगिकरण की जो शुरुआत है कहाँ से हुई, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे हम देखते हैं यूरोपीय देशों में भी औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। तो औद्योगिकरण में क्या देखने को मिलता है, उसमें यह देखने को मिलता है कि सभी जितने भी उत्पादन हैं वह नए नए तकनीकों से होने लगा। कल कारखानों के माध्यम से उत्पादन तीव्रता से बढ़ा। फिर उसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता हुई और जब साम्राज्यवादी देशों ने अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, अधिकांश यूरोपीय देशों को हम देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने उद्योग धंधों को चलाने के लिए इसे ईंधन की आवश्यकता महसूस हुई, कच्चे माल की आवश्यकता महसूस हुई और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाना चाहा और इसके लिए उसने अपने औपनिवेशिक नीति को बढ़ावा दिया, अपने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। और भैया बहनों यही औद्योगिक क्रांति के कारण साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला और इसी के परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा देशों में उपनिवेशों की होड़ मच गई, आपसी द्वेष बढ़ने लगे, आपसी तनाव बढ़ने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशों के चक्कर में साम्राज्यवादी देशों में आपसी कलह पैदा हो गई, तनाव पैदा हुआ। और हम देखते हैं औद्योगिकरण की इस नीति के कारण साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला और यह विश्व युद्ध का कारण बना। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के कारण भी साम्राज्यवाद और औपनिवेशीकरण नीतियों को बढ़ावा मिला, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है। तो हम विश्व युद्ध में इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर औद्योगिकरण इतना बढ़ावा नहीं मिलता तो उस समय साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को इतना बढ़ावा नहीं मिलता, परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई नहीं होती। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। भैया बहनों चौथा प्रश्न देखिएगा, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे। भैया बहनों हमने उस समय देखा
गरीब, निर्धन, किसान, ऐसे परिवार के युवाओं को जबरदस्ती सैनिकों में भर्ती कर दिया गया। न उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, न उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, बल्कि जबरदस्ती उसमें युद्ध में शामिल कर दिया जाता था और उसे भेड़ बकरी की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। भैया बहनों, साथ ही साथ हम और देखते हैं कि युद्ध में अगर कोई देश युद्ध कर रहा है, वहां के सैनिक अगर युद्ध में घायल हो गया, घाव हो गए उसके शरीर में, तो उस समय एंटीबायोटिक दवाइयों का भी अभाव था। उसके कारण जिनका घाव हो गया उसका मिटना मुश्किल हो जाता था। दूसरी बात, उस समय सैनिकों को हम देखते हैं ट्रेंच में रखा जाता था, जबकि ट्रेंच में क्या हो रहा था, गड्ढे खोद दिए गए थे, वहीं पर सैनिकों को रखा जाता था, वहीं से वो लड़ाई लड़ते थे, वहीं रहना, खाना, सोना और साथ ही वहीं मल मूत्र गंदगी सब फैले रहता था। भैया बहनों, इससे कई संक्रामक बीमारियां होने लगी और सैनिकों की दशा अत्यंत दयनीय होने लगी। साथ ही जिन सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, उसके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। भैया बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि वहां पर सैनिकों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार होता था, उनके साथ अमानवीय उनको यातनाएं दी जाती थी। और सैनिकों का जिस ढंग से हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इससे पता चलता है सैनिकों को बहुत ज़्यादा कठोर यातनाओं के दौर से गुजरना पड़ा है, जबकि उसके लिए शस्त्रों की सुविधाएं होनी चाहिए थी, खाने पीने की समुचित सुविधाएं होनी चाहिए थी। फिर जो लड़ते मरते रहे हैं उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को उठाना चाहिए था। फिर पांचवा प्रश्न, युद्ध का कारखानों के मालिकों व मजदूरों पर क्या असर पड़ा? तो भैया बहनों, हम देखते हैं ये प्रश्न कह रहा है युद्ध का कल कारखानों के मालिकों व मजदूरों पर क्या प्रभाव या क्या असर पड़ा। तो भैया बहनों, हमने देखा युद्ध के कारण कारखानों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन जो है क्या होने लगा, कम होने लगा। खाद्य पदार्थों की कमी के कारण उसके दाम, उसके मूल्य दुगने होने लगे। मालिक लाभ कमाकर संपन्न हो रहे थे, मालामाल हो रहे थे, जबकि मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि नहीं की गई। मजदूर दवाई, दवा खाने जैसी सुविधाओं से वंचित होने लगे। मालिक मालामाल और मजदूर कंगाल होते गए, गरीब होते गए। सामान्य नागरिक का जीवन कष्टप्रद हो गया। भैया बहनों, कल कारखानों में मजदूरों से ही काम लिया जा रहा था, शस्त्र निर्माण पर अधिक जोर दिया गया, मगर उत्पादन बढ़ा उनके कारण, किनके कारण? मजदूरों के कारण। मगर होना क्या चाहिए था, मजदूरों को भी उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और इसके कारण मालिक हैं, जो कल कारखानों के जो मालिक हैं, वो मालामाल होते गए, जबकि मजदूरों की स्थिति दयनीय और बहुत ही कमजोर होता चला गया। उन्हें आर्थिक गरीबी और कई परिस्थितियों से मार झेलनी पड़ी। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि युद्ध के कारखानों मालिकों पर अलग अलग असर पड़ा। मालिक मालामाल होते गए, मजदूर कंगाल होते चले गए। भैया बहनों, चित्र 11 में महिलाएं दिख रही हैं। युद्ध के दौर में उनके जीवन के बारे में बताइए, ये कह रहा है। तो हम देखते हैं कि महिलाओं ने अपनी बदलती हुई भूमिका में राजनीतिक अधिकारों की मांग की, जिसके कारण राजनीतिक क्रोध की शिकार हो गईं। प्रथम विश्व युद्ध में अधिकाधिक पुरुषों के मारे जाने के कारण महिलाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ गई। वे कारखानों में भी काम करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जब पुरुष अधिकांशतः सैनिकों में भर्ती किए गए और जब भर्ती किए गए तो उन्हें कहाँ युद्ध में जाना पड़ा, और इसके कारण महिलाओं को भी अब घर से बाहर निकलने का मौका मिला। अभी तक क्या होता है, महिलाएं घर की चार दीवारी तक ही कैद होकर रह जाती थी, मगर जिस घर के पुरुष मारे गए, महिलाएं भी अब समाज में बाहर निकलने लगी, कल कारखानों में काम करने लगे और राजनीतिक क्षेत्र में भी जन जागरण आया और महिलाएं पुरुषों की तरह समाज के अन्य गतिविधियों में भाग लेने लगी। अर्थात महिलाएं पहले से जिम्मेदार होती गईं और साथ ही साथ पुरुषों के समान वह समाज में सामने आकर के अपने काम को आगे बढ़ाने लगे। उसके बाद देखते हैं युद्ध के अंत तक आते विभिन्न देशों में क्रांतियां क्यों हुई, ये वो प्रश्न कह रहा है। तो भैया बहनों, यहां पर देखिएगा, युद्ध के आते
युद्ध के अंत तक लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, है ना, लोकतांत्रिक सरकार के लिए विभिन्न देशों में क्रांतियां होने लगी। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद, इससे लोगों को अब घृणा होने लगी। सभी अपनी सरकार चाहने लगे। कहने का मतलब, जब साम्राज्यवादी नीतियों को हम देखते हैं, उपनिवेशिक नीति को देखते हैं, औद्योगिक क्रांति को देखते हैं, तो अब आम आदमी को यह बात समझ में आने लगा था कि कहीं ना कहीं यही साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी नीतियां और औद्योगिक क्रांति, ये ही युद्ध का कारण है। और इस तरह से अब आम आदमी में जन जागरण आने लगा और ये लोग अब अपने देश में शांति चाहते थे। वह चाहते थे कि नहीं, युद्ध नहीं चाहिए, हमारे देश में शांति हो और हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। इसके लिए कई देशों में अपने ही सरकार के विरुद्ध आंदोलन होने लगे, क्रांतियां होने लगी, परिवर्तन की मांग उठने लगी, लोकतंत्र की स्थापना को बढ़ावा मिला। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि युद्ध के अंत तक आते आते विभिन्न देशों में अपने ही सरकारों के विरुद्ध शांति की मांग होने लगी, लोकतंत्र की मांग होने लगी, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का बहिष्कार होने लगा। ये क्रांतियां देखने को मिलती है। भैया बहनों, 8वां प्रश्न, रूसी शांति घोषणा और विल्सन के 14 बिंदुओं के बीच असमानताएं व अंतर क्या थी, ये वो आपसे जानना चाह रहा है। तो भैया बहनों, हम देखते हैं कि ये जो रूसी शांति घोषणा और विल्सन के 14 बिंदु हैं, इसमें ये समानताएं देखने को मिलती है कि यहां पर हम देखते हैं कि पहली बात तो गुप्त संधियों का विरोध, ये समानताएं थी दोनों में। फिर उसके बाद आत्मनिर्णय का अधिकार, ये भी समानताएं थी। फिर लोकतंत्र की स्थापना, यह भी समानता देखने को मिलता है। खुला बेरोक टोक व्यापार, समुद्री यातायात, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये समानताएं हम रूसी शांति घोषणा पत्र और विल्सन कौन थे, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वुडरो विल्सन। तो इनकी बिंदुओं में ये हमें समानताएं, क्या क्या बता रहा हूं, ध्यान में आ रहा है? गुप्त संधियों का विरोध, आत्मनिर्णय का अधिकार, लोकतंत्र की स्थापना, खुला बेरोक टोक व्यापार, समुद्री यातायात, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये समानताएं हम दोनों में देखते हैं। फिर उसने आगे क्या कहा, 14 बिंदुओं के बीच समानताएं व अंतर क्या थी, कह रहा है। वो अंतर भी पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंतर क्या देखते हैं, लोकतंत्र की स्थापना रूस में, बात तो हम कर रहे हैं, मगर लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुई है, रूस में हुई है। वहां पर हम देखते हैं कि अन्य देशों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, मगर रूस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर रूस में लोकप्रिय सरकार बनी, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं हुआ। फिर युद्ध के लिए जुर्माना नहीं, रूस युद्ध में जुर्माना नहीं चाहता था, किसी भी देश को दोषी न ठहराया जाए, उसके लिए हर्जाना की मांग ना की जाए, ये रूस चाहता था। जबकि विल्सन का जो 14 सूत्री बिंदु है उसमें ऐसा नहीं था। जर्मनी को तबाह करना, रूस किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि जर्मनी को तबाह किया जाए। जबकि अन्य जो 14 विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम है उसमें क्या कहा गया कि जर्मनी ही जिम्मेदार है, इसलिए उसे तबाह कर दिया जाए। फिर ब्रिटेन से व्यापार चालू रहे, ये भी अंतर देखने को मिलता है। फिर क्रांतिकारी सरकारों का समर्थन, उस समय क्रांतिकारों के प्रति समर्थन की बात पर रूस और विल्सन के इन सोच में अंतर देखने को मिलता है। भैया बहनों, ये रहा 8वां प्रश्न। उसके बाद एक अंतिम प्रश्न देखिएगा, वर्साय की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो भैया बहनों, वर्साय की जो संधि है, ये जो संधि है जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। इसमें जर्मनी को ही अपमानित होना पड़ा, उसका अस्तित्व समाप्त होने लगा। जर्मनी के लोगों ने इस अपमानजनक संधि का बदला लेने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि युद्ध में हम, भैया बहनों, मैंने आपको वर्साय की संधि में बताया था कि जर्मनी को क्या कहा गया कि युद्ध के लिए यही दोषी है। फिर कहा गया उसे हर्जाना राशि देना होगा। फिर उनकी सैनिक सीमा 1 लाख तक तय कर दी गई। फिर उसके पनडुब्बी जहाज, अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया और उनके कई औपनिवेशिक राष्ट्रों को आपस में बांट लिया गया। फिर जर्मनी का विखंडन कर दिया गया। भैया बहनों, इस तरीके से वर्साय की संधि में जर्मनी को बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ा और जर्मनी इस बात से बहुत ज़्यादा आक्रोशित था। परंतु उस समय हालात
ऐसा नहीं था कि वो अन्य देशों का मुकाबला कर सके। परिणाम स्वरूप उन्होंने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा, मगर इसी वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप यही चिंगारी हम देखते हैं आगे जाकर द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना, और जर्मनी पर यह जो प्रभाव पड़ा आने वाले समय में युद्ध के रूप में, द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में परिलक्षित होता है। भैया बहनों, ये है प्रथम विश्व युद्ध के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैंने बताने का प्रयास किया है। आप भी घरों में अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, मैं ऐसा अपेक्षा करूंगा। और किसी प्रकार से डाउट हो, कोई चीज़ और जानना है, तो व्यक्तिगत मेरे नंबर पर आप अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, ऐसा मैं अपेक्षा करूंगा। और आगे के कालखंड में इस पर और हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के लिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध ये यहीं समाप्त होता है भैया बहनों, और कल के कालखंड में आगे पर और हम चर्चा करेंगे। आप सब असाइनमेंट के लिए आपको 30 तारीख को प्रश्न डाला जाएगा, उसकी भी आप तैयारी करेंगे। और आगे की पार्ट पर और अध्ययन करने से पहले मैं आपको सूचना दूंगा। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और इन्हीं के साथ आज का कालखंड यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।